हाँ तो नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब मस्त होंगे। सो हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे। आप लोगों का हिंदी का हमने कल 50 ऑब्जेक्टिव करा दिया था, आज 150 पढ़ जाएंगे। ठीक, 200 के आसपास आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ठीक, तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्लास बिना देरी किए, लेकिन आज एक चीज़ समझ लो, आज जो बताने वाले हैं ये आज पढ़ लोगे तो कल एग्जाम में बहुत बेहतर करोगे। ठीक, यानी कि आपका जो आने वाला एग्जाम 15 फरवरी को है हिंदी का, उसमें बहुत बेहतर करोगे क्योंकि क्वेश्चन यही से रहेगा जो आज बताने वाले हैं। तो 50 ऑब्जेक्टिव जो कल हम बताए थे वो वाला आप लोग 50 ऑब्जेक्टिव वाला क्लास कर लिए हो, यदि नहीं किए हो तो वो कर लो भाई जा करके। ठीक, और यहाँ पर इसका कल जो है PDF नहीं दिए थे वो 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, तो आज दे देंगे भाई। और यही सब क्वेश्चन था कल भी। तो यहाँ पर देखो, ये क्वेश्चन कल करा दिए थे कि सेन साहब किसके व्यंग से हटकर रह गए थे, पत्रकार महोदय के व्यंग से हटकर रह गए थे। ये वाला क्वेश्चन कल करा दिए थे। चलो भाई इससे आगे क्वेश्चन करेंगे, बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है और ज़बरदस्त क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं, मदन की उम्र क्या थी। भाई मदन की उम्र 5-6 साल थी, ज़्यादा नहीं थी, 5-6 साल का बच्चा था मदन। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मदन किसका पुत्र था। भाई गिरधर लाल का पुत्र था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, बड़ा ही मस्त क्वेश्चन। नेक्स्ट चैप्टर में प्रवेश कर चुके हैं भाई, तो नेक्स्ट चैप्टर में प्रवेश कर चुके हैं, तो नेक्स्ट चैप्टर को देखा जाए। बड़ा ही मस्त क्वेश्चन दिया गया है। क्या दिया गया है, क्वेश्चन कह रहा है कि नलिनी विलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने। नहीं भाई, वही सेकंड चैप्टर में है अभी। नलिनी विलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने। तो नलिनी विलोचन शर्मा जी है पटना विश्वविद्यालय के अध्यक्ष 1959 ईस्वी में बने थे। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नलिनी विलोचन शर्मा जी का जन्म कब हुआ था। तो नलिनी विलोचन शर्मा जी का जन्म जो है 1916 ईस्वी में, 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, मस्त क्वेश्चन है। कह रहा है नलिनी विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी। तो नलिनी विलोचन शर्मा जी की मृत्यु जो है 18 सितंबर 1961 ईस्वी में हो गई थी। ठीक, यहाँ अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है नलिनी विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। भाई बिहार में हुआ था। और बिहार में कहाँ, तो बिहार में बदरघाट पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था, बदरघाट पटना में। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बड़ा ही मस्त क्वेश्चन, दृष्टिकोण किनकी रचना है। तो दृष्टिकोण जो है वो नलिनी विलोचन शर्मा जी की रचना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देंगे, भाई जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सभी को अच्छे से रिविजन कर लो। ठीक, और यही क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में। ठीक, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बताएंगे, 150 क्वेश्चन बताएंगे और ये 150 क्वेश्चन अच्छे से रट लो भाई, आज देखना कल तहलका मचाओगे। अगला क्वेश्चन, लड़कियां क्या है कठपुतलिया, इससे किसे इस बात पर जो है गर्व है। तो लड़कियां क्या है कठपुतलिया है, इस बात पर जो गर्व है सेन साहब और उनके पत्नी को, यानी कि माता पिता को जो है इस बात पर गर्व है। जो लड़कियां हैं उनके माता पिता को इस बात पर गर्व है कि लड़कियां एक कठपुतलिया हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक चीज़ देख रहे होंगे भाई, यहाँ पर आपका आंसर सही हम बता रहे हैं क्योंकि भाई आपको जो PDF भेजेंगे ना तो वहाँ पर आपको टेंशन नहीं हो। आप यहाँ पर आंसर रहेगा, आप क्वेश्चन देखोगे, आंसर देखो, क्वेश्चन देखोगे, आंसर देखोगे, आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हो और आपको ये PDF मिल जाएगा। आज टेंशन खत्म। ठीक, रात भर में याद कर लो। कह रहा है कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया। भाई कौओं की जमात में शामिल होने के लिए हंस ललक गया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा। यहाँ कौआ क्या किसको संबोधित किया जा रहा है, कौवा यहाँ पर संबोधित किया जा रहा है भाई मदन और उसके दोस्तों की। और यहाँ पर हंस जो है संबोधित किया जा रहा है कासू को। ठीक, जिसको खोका कहते हैं। ठीक, तो कासू को यहाँ पर हंस संबोधित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। भाई खोखा के अनुसार जो है, खोखा के लिए जो है सेन परिवार ने अपने परिवार का सिद्धांत ही बदल दिया था। ठीक, खोखा कौन है, कासू है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, मतलब सेन साहब की कितनी बेटियां थी। तो 5 बेटियां थी भाई, 5, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, सेन साहब की 5 बेटियां थी। अगला क्वेश्चन है, सोफर शब्द का अर्थ है। भाई सोफर शब्द का क्या अर्थ होता है, ड्राइवर। क्या अर्थ होता है, ड्राइवर। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है। कह रहा है मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा। भाई मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है, दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था। तो भाई ये
दारिस नामक सोने के सिक्कों से बड़ा घड़ा जो है, घड़ा मतलब समझते हो मटका, वो मिला था वारेन हेस्टिंग्स को, जो वहाँ लेकर के गए थे, इंग्लैंड लेकर के गए थे, इंग्लैंड की महारानी के पास लेकर के गए थे। लेकिन वहाँ पर जो है इन्हें पुरस्कार मिलना चाहिए था, लेकिन पुरस्कार इन्हें नहीं मिला, इंग्लैंड की महारानी इन्हें पुरस्कार नहीं दी। उसमें क्या हुआ कि बीच में जो है मंत्री होते हैं, ठीक, वो मंत्री सब इस सोने को आराम से गायब कर दिए थे, तो इसलिए पुरस्कार नहीं मिला। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या हुआ कि मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर में किस भाषा में किया था, ठीक। मेघदूत नामक पुस्तक था एक, उसका अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया था? भाई मैक्स मुलर था कहाँ से? जर्मनी से, तो वो किस भाषा में अनुवाद करेगा? जर्मन भाषा में, ठीक। तो यहाँ जर्मन भाषा में, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया? तो भाई संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान जो है मैक्स मुलर ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा फास्ट चले जाए, थोड़ा फास्ट चला जाए, क्योंकि भाई बहुत क्वेश्चन है तो इसलिए थोड़ा फास्ट रहेगा तो अच्छा रहेगा। काठ और केन उपनिषद का अनुवाद होगा भाई, यहाँ पर अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया? भाई जर्मन भाषा में, ठीक। मैक्स मुलर जितना भी अनुवाद करेगा भाई जर्मन भाषा में, समझ गए ना। लिपिजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया था? लिपिजिंग विश्वविद्यालय में जो है मैक्स मुलर ने संस्कृत भाषा का अध्ययन किया था, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ भाषा का अध्ययन है, हम वहाँ पर दिमाग लगा लिए किस भाषा में अनुवाद किया, ठीक। अगला क्वेश्चन है, मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई? भाई मैक्स मुलर की मृत्यु हुई थी 24 अक्टूबर 1900 ईस्वी में, ठीक। कब? 24 अक्टूबर 1900 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, पारसियों के धर्म का क्या नाम है? पारसियों के धर्म का नाम है भाई जरथुस्ट्र। क्या? जरथुस्ट्र, ठीक। अगला क्वेश्चन है, जनरल कनिंघम का किससे संबंध था? ठीक, तो उसका संबंध था पुरातत्व से। किससे? पुरातत्व से। ऑप्शन नंबर सी जनरल कनिंघम का संबंध पुरातत्व से है। अगला क्वेश्चन 172। ओहो भाई ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन थोड़ा सा बाई मिस्टेक हो गया, नहीं क्वेश्चन सही है, यहाँ पर ये नंबर मिस्टेक हो गया, ये नंबर मिस्टेक हो गया। क्या है कि दारिस नामक घोड़े के सिक्के का घड़ा कहाँ मिला था? तो दारिस नामे सोने के सिक्के का घड़ा जो है वो मिला था वाराणसी में। कहाँ? वाराणसी में। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन सही है, नंबरिंग थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, ठीक। अगला क्वेश्चन है बड़ा ही मस्त क्वेश्चन, महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि किसे प्रदान की? मैक्स मुलर को। किसको? मैक्स मुलर को। ऑप्शन नंबर ए। लेकिन मैक्स मुलर ने ये उपाधि लेने से इनकार कर दिए थे, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? भाई अपने बिहार में स्थित है, ये बच्चा जानता है, नालंदा विश्वविद्यालय अपने बिहार में स्थित है, जिसको खिलजी ने जला दिया था, ठीक, खिलजी ने जला दिया था। अगला, निर्वंश विद्या का किससे संबंध है? निर्वंश विद्या का संबंध जो है वो मानव विज्ञान से। किससे? मानव विज्ञान से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, दारिस क्या है? दारिस क्या है भाई? सोने की प्राचीन सिक्का है, सोने की प्राचीन कालीन सिक्का है, मतलब बहुत पुराना सिक्का है सोने का। कौन? क्या है? दारिस, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? मैक्स मुलर का जन्म हुआ था भाई 1827 ईस्वी में, लेकिन 1827 तीनों में है, चारों में है भाई 1827। तो अब यहाँ पर डेट फाइनल करना पड़ेगा, ठीक। तो 6 दिसंबर 1827 ईस्वी में मैक्स मुलर का जन्म हुआ था, ठीक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में 6 दिसंबर 1827 ईस्वी दिख रहा है भाई, तो ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6 दिसंबर 1827 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, प्लेटो का संबंध किस देश से है? प्लेटो का संबंध जो है वो यूनान से है। किससे है? यूनान से। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है, 77 नंबर, भारत से हम क्या सीखे कि रचनाकार कौन है? भाई मैक्स मुलर जी है। कौन है? मैक्स मुलर जी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि शाहनामा का रचना काल है। शाहनामा जो रचना काल है वो किस सदी का रचना काल है, या फिर कई किस शताब्दी का, ठीक। तो यहाँ पर सदी दी गई है, तो सदी में हो जाएगा भाई 10वीं और 11वीं सदी, ठीक। तो कौन सी सदी की? 10वीं 11वीं सदी की जो है शाहनामा 10वीं 11वीं सदी का रचना है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन शब्द क्या हुआ भाई? संस्कृत वाला ना क्वेश्चन था भाई, संस्कृत, हाँ ये क्वेश्चन था। संस्कृत का अग्नि क्या था? संस्कृत का अग्नि और
अग्नि शब्द लैटिन शब्द में किस रूप में मिलता है? संस्कृत में जो अग्नि लिखा गया वो लैटिन शब्द में किस रूप में मिलता है, ये पूछ रहा है। तो लैटिन शब्द में जो ये है इग्निस शब्द से मिलता है। ऑप्शन नंबर सी में देख रहे हो भाई, इग्निस। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हकर्स थे। हकर्स क्या थे भाई? हकर्स वनस्पति वैज्ञानिक थे। क्या थे? वनस्पति वैज्ञानिक। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई, अगला, सर विलियम जोन ने भारत की यात्रा कब की? सर विलियम जोन ने 1783 ईस्वी में भारत की यात्रा की थी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि मुंडा किस देश की जाति है? मुंडा जो है वो भाई भारत की जाति है। ठीक, किस देश की? भारत की। और ये जनजाति है। क्या है? जनजाति है बिरसा मुंडा। नाम सुने होंगे भाई, बिरसा मुंडा। तो बिरसा मुंडा क्या है? जनजाति है, लेकिन वो उनका जाति क्या हो गया? मुंडा। क्या? मुंडा। तो ये भारत में पाई जाती है ये जाति। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ये भाई डी ऑप्शन नंबर है, डी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। मस्त क्वेश्चन है कि भारत से हम क्या सीखे? पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? ठीक, तो ये जो नए सिकंदर जो विशेषण प्रयुक्त किया गया वो युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए प्रयुक्त किया गया है। किसके लिए? युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत कहाँ बसता है? भाई भारत गाँव में बसता है। ठीक, कहाँ बसता है? गाँव में। और जो गाँव से है भाई उसको वही असली भारतीय कहलाता है। ठीक, इतना समझ लो, जो गांव से है वही असली भारतीय कहलाता है मैक्स मुलर के अनुसार। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। वैसे तो गांव और शहर सभी लोग भारतीय हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो भाई इनका जन्म जर्मनी में हुआ था। तो यहाँ पर देसाऊ जर्मनी। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, वारेन हेस्टिंग्स था। भाई वारेन हेस्टिंग्स कौन था? भारत का गवर्नर जनरल था। भारत का गवर्नर जनरल था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था? मैक्स मुलर के पिता का नाम विल्हेम मुलर था। क्या? विल्हेम मुलर। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर भी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है पुरातन मानव का अर्थ है। पुरातन मानव का अर्थ है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। पुरातन मानव का अर्थ होता है प्राचीन मानव। क्या? प्राचीन मानव। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसे वाराणसी, क्या किसे वाराणसी के पास सिक्कों, सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था? तो ये वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। किसको? वारेन हेस्टिंग्स को। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नव जीवन का संचार हो चुका है? भाई नीति कथा का अध्ययन क्षेत्र में जो है भारत के कारण नव जीवन का संचार हो चुका है। किसमें? नीति कथा के अध्ययन क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है नाखून क्यों बढ़ते? वाह, ये चैप्टर में प्रवेश। कह रहे हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध के निबंधकार कौन है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध के निबंधकार है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी जी ने निर्लज, क्या? द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? वो कहे हैं नाखून को। किसको? नाखून को। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कामसूत्र किसकी रचना है? कामसूत्र किसकी रचना है? तो कामसूत्र जो है वात्स्यायन की रचना है। किसकी रचना है? वात्स्यायन की। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिक्कत का अर्थ होता है, सिक्कत का अर्थ होता है भाई मोम। क्या? मोम, जो कि नाखून पर लगाया जाता था पहले। तो सिक्कत का अर्थ होता है मोम। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महाभारत क्या है? महाभारत भाई एक पुराण है। सभी जानते हैं महाभारत एक पुराण है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? तो गौर देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे। कौन देश के? गौर देश के। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन छोटे नखों को पसंद करते थे? भाई कौन छोटे नखों को पसंद करते थे? दक्षिण तरफ के जो लोग थे, यानी कि दक्षिणात्य लोग छोटे नखों को पसंद करते, मतलब छोटे छोटे नाखून को पसंद करते थे। तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो दक्षिण के लोग थे। ठीक, अगला क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। कब? 1907 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है,
है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कहाँ हुआ? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ। कहाँ हुआ? बलिया उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? मनुष्य का आदर्श प्यारे साथियों बंदरिया नहीं बन सकते। बंदरिया जो है मनुष्य का आदर्श क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि मनुष्य जो है जब मनुष्य का बच्चा मर जाता है तो उसे जो है तब तक वो नहीं अपने पास रखता जब तक कि वो सड़ने मतलब गंध करने लगे। मनुष्य जब भी बच्चा मरता है 1-2 घंटे में जो है उसको दफना दिया जाता है, यानी या फिर उसको साइड कर दिया जाता है, ठीक। लेकिन ये जो बंदरिया होती है ना, उसका जब बच्चा मरता है तो ये अपने बच्चे को तब तक अपने गले से अपने छाती से लगाए रहती है जब तक कि उस बच्चे के शरीर से गंध निकलना प्रारंभ नहीं हो जाए, ठीक। जब तक बच्चे के शरीर से गंध नहीं निकलती है तब तक ये बंदरिया अपने बच्चे को अपने छाती से अलग नहीं करती है। इसीलिए कहा जाता है कि मनुष्य का आदर्श बंदरिया नहीं बन सकती है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। क्यों नहीं करती है तो ये क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है, देवताओं का राजा किन्हें संबोधित किया जाता है? भाई इंद्र को। सभी लोग जानते हैं देवताओं का राजा इंद्र है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नख किसका प्रतीक है? भाई नख पशुता का प्रतीक है। किसका? पशुता का प्रतीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का संपादन है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्या है भाई? अगला क्वेश्चन कह रहा है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सी उपाधि दी गई? काशी हिंदू विश्वविद्यालय से जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को ज्योतिषाचार्य की उपाधि दी गई थी। किसकी? ज्योतिषाचार्य, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है कब पद्म भूषण की उपाधि सम्मानित किया गया? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को जो है कब पद्म भूषण की उपाधि सम्मानित किया गया? तो 1957 ईस्वी में। कब? 1957 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, अशोक के फूल की रचना है। अशोक के फूल की रचना है। अशोक के फूल की रचना यह किन की रचना है भाई? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की मृत्यु कब और कहाँ हुई? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की मृत्यु 1979 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? भाई नाखून का इतिहास जो है कामसूत्र पुस्तक में मिलता है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 109 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डी लिट उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की? कौन? डी लिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी? तो लखनऊ विश्वविद्यालय से जो है इन्होंने डी लिट की उपाधि प्राप्त की थी। कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कहानी में चंद्रकार, त्रिकोण, दंतुल, वर्तुलाकार आकृतियों का संबंध जो है मानव के किस अंग से है? ठीक। तो ये जो चंद्रकार, त्रिकोण, दंतुल, वर्तुलाकार आकृतियों का संबंध जो है मानव के नख से। किससे? नख से। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नाखून क्यों बढ़ते? ये भाई कहानी नहीं, ये एक निबंध है, ठीक। क्या है? निबंध है, तो ये कहानी नहीं है, ठीक। ललित निबंध है। अगला क्वेश्चन है, अलकत्त का क्या अर्थ होता है? अलता। क्या? अलता। ऑप्शन नंबर बी में आप देख सकते हैं भाई, अलता। अलकत्त का क्या अर्थ होगा? अलता। कई बच्चे लगाते हैं अलता, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? यानी कि कह रहा है कि द्विवेदी जी जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था, ये बताइए। तो आलोक पर्व एक रचना थी उनकी जिस पर जो है उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या था? भाई उसके नाखून थे। क्या थे? नाखून थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नाखून से जानवर को मार करके खाया जाता था उस टाइम, बहुत पहले प्राचीन समय में। अगला क्वेश्चन आर्यों के पास था। आर्यों के पास क्या था भाई? लोहे का अस्त्र था, घोड़ा था, मिट्टी का घर था। मतलब आर्यों क्यों किसको कहा गया? आर्यों कहा गया भाई पहले जमाने में राजा महाराजा होते थे उनको, ठीक। तो उनके पास जो है लोहे का अस्त्र था, शस्त्र था, घोड़ा था, ये सभी राजा महाराजा के पास होते थे, तो ये आर्यों उन्हीं को कहा गया। महाभारत में आर्य कहा जाता था सभी को। तो आर्यों के पास क्या था? लोहे का अस्त्र, घोड़ा, मिट्टी का घर, ठीक। तो इनमें से सभी था इनके पास।
तीनों का तीनों चीज था, तो ऑप्शन नंबर डी और इनमें से सभी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा? ऐसा कहा था भाई कालिदास ने। किसने कहा था? कालिदास ने। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखना ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार आया है, तो इस क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। अगला क्वेश्चन है, नखदर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? नखदर मनुष्य जो है वो आजकल एटम बम पर भरोसा कर रहा है। मतलब जो नाखून रखने वाले जो मनुष्य है वो आजकल किस पर भरोसा कर रहा है? एटम बम पर। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, जो मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वो सबके दुख को सहानुभूति के साथ देखता है, तथा यह तथ्य किसका है? यह तथ्य जो है गौतम बुद्ध का है। किसका है? गौतम बुद्ध का। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर है। ये जो तथ्य लिया गया है ये कहाँ से लिया गया है? नाखून क्यों बढ़ते हैं वहीं से लिया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन, नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है? क्या क्वेश्चन है? नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है? बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है, तो इस मस्त क्वेश्चन को देखा जाए। एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड। हाँ, आ गया क्वेश्चन। नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके निबंधकार कौन है? इसके निबंधकार भाई आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर है। हमने क्या बोला था? ये एक निबंध है। अगला क्वेश्चन, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं है? ठीक, तो इनकी जो है कहानी इन्होंने कभी भी नहीं लिखी साहित्य में। ठीक, कहानी इन्होंने नहीं लिखी, तो इसीलिए लेखन इनकी कहानी जो है इनकी लेखन नहीं है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर है। इन्होंने उपन्यास लिखा, आलोचना लिखा, निबंध लिखा, लेकिन कहानी इन्होंने नहीं लिखी। अगला क्वेश्चन, कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? भाई हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना माठी मूर्ति हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। बाकी अशोक के फूल उन्हीं की रचना है, बाणभट्ट की आत्मकथा उन्हीं की रचना है, हिंदी साहित्य का आदिकाल उन्हीं की रचना है। अगला क्वेश्चन, हिरोशिमा कहाँ है? भाई हिरोशिमा कहाँ है भाई? फटाफट बताओ। वो जापान में। कहाँ है? जापान में। और नागासाकी भी जापान में। और दोनों जगह पर बम किसने गिराए? अमेरिका ने। ठीक, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन छोटे नखों को पसंद करते थे? कौन छोटे नखों को पसंद करते थे? दक्षिणात्य। ये कितना बार बताया भाई? ऑप्शन नंबर ए दक्षिणात्य। दक्षिण के लोग जो है छोटे नखों को पसंद करते थे। नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? ये ललित निबंध है। किस प्रकार का निबंध है? ललित निबंध है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, दधीची के हदीस क्या बना था? इंद्र का वज्र बना था। सभी बच्चा जानता है इंद्र का वज्र दधीची के कैसे बना था? हड्डी से। ठीक, अगला क्वेश्चन, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून जो है वो पाशवी वृत्ति के, यानी कि पशु वाली जो आलोचना होती है, पशु वाले लक्षण होते हैं, उसका प्रतीक होता है। ठीक, तो पाशवी वृत्ति के प्रतीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। 125 क्वेश्चन हो गया। अगला चलते हैं, सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं भाई? अनजान स्मृतियों। किसको? अनजान स्मृतियों को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ से मिलते हैं? नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ से मिलते हैं भाई? दक्षिण भारत से। कहाँ से? दक्षिण भारत से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है बेतमा दान पत्र किस समय का है? बेतमा दान पत्र 1020 ईस्वी का है। कब का? 1020 ईस्वी का। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है उत्तर भारत में से नागरी लिपि के किस नागरी लिपिक लेख कब से मिलने लगे? मतलब उत्तर भारत में जो है नागरी लिपिक लेख मिलते हैं वो कब से मिलने लगे हैं? 8वीं सदी से मिलने लगे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गुणाकर मूल्य ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की? गुणाकर मूल्य ने मिडिल स्तर की पढ़ाई मराठी भाषा में की थी। किस भाषा में? मराठी भाषा में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मूल्य ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की? मूल्य ने अंग्रेजी और हिंदी की पढ़ाई जो है वर्धा में की। कहाँ की? वर्धा में की। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन क्या, नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? भाई नेपाली भाषा भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। किस लिपि में? देवनागरी लिपि में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था? गुणाकर मूल्य जी का जन्म कब हुआ था भाई? 1935 ईस्वी में। कब? 1935 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गुणाकर मूल्य जी का निधन कब हुआ था? गुणाकर मूल्य जी का जो निधन है वो हुआ था, सॉरी कहाँ हुआ था? तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में इनका निधन हो गया था। महाराष्ट्र राज्य, मुंबई जिसकी राजधानी है। अगला क्वेश्चन है कि इन्होंने किस पुस्तक में, कौन? गुणाकर मूल्य जी ने है, गुणाकर मूल्य जी ने
किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी है? गुणाकर मूल्य जी ने अक्षर कथा में जो है पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी है। ठीक, अगला क्वेश्चन, गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता होगा? गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता होगा? तो भाई गुप्तों की राजधानी को देवनगर कहा जाता होगा, ये मानना था गुणाकर मूल्य जी का। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है बंगला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की है, इसको बहन कहेंगे। क्या कहेंगे? बहन। उसमें लिखा गया है बुक में कि बंगला लिपि को अगर नागरी लिपि की बेटी नहीं कह सकते हैं, यानी कि नागरी लिपि की पुत्री नहीं कह सकते हैं बंगला लिपि को, तो बंगला लिपि नागरी लिपि की बहन अवश्य है, ऐसा लिखा गया है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? बहन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि केरल के शासकों द्वारा सिक्कों पर वीर केरलस शब्द किस लिपि में लिखी गई है? तो वो नागरी लिपि में लिखी गई है। किस लिपि में? नागरी लिपि में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है पहले पहल किन राजाओं के लेखों की लिपि को नंदी नागरी नाम दिया गया था? तो पहले पहल जो है विजयनगर के राजाओं की लिपि को जो है नंदी नागरी नाम दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 140 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उत्तर भारत के विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? उत्तर भारत के विशेष स्थापत्य शैली को कहते हैं भाई नागर शैली। क्या कहते हैं? नागर शैली। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मस्त क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने? देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने? तो 2 सदी पहले। कब बने? 2 सदी पहले। आज से 2 सदी पहले जो है मुद्रण के टाइप बन गए थे देवनागरी लिपि में। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर होगा। 1 सदी में 100 साल, 2 सदी में 200 साल। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि नागरी लिपि कब तक सार्वदेशिक लिपि थी? मतलब सभी देशों की लिपि थी नागरी लिपि। तो वो नागरी लिपि 8वीं से 11वीं सदी के बीच जो है वो सार्वदेशिक लिपि थी, सभी देशों में चलती थी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि सिद्धम कहलाती थी। क्या कहलाती थी? सिद्धम। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गुणाकर मूल्य ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे? गुणाकर मूल्य ने विभिन्न विषयों पर 2500 से अधिक निबंध लिखे थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? भारतीय लिपियों की कहानी जो है गुणाकर मूल्य की, किनकी? गुणाकर मूल्य की प्रसिद्ध रचना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इस्लामी शासक का आरंभ काल है। इस्लामी शासक का आरंभ काल क्या होता है? 12वीं सदी से। कब? 12वीं सदी से। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है गुणाकर मूल्य की मृत्यु कब हुई? गुणाकर मूल्य की मृत्यु कब हुई थी भाई? 2009 ईस्वी में। कब? 2009 ईस्वी में गुणाकर मूल्य की मृत्यु हो गई। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस शासक ने, क्या कह रहा है, किस शासक ने अपने सिक्कों पर राम सीता की आकृति और नागरी लिपि में राम ये शब्द अंकित करवाए थे? ये करवाया था अकबर ने। किसने? अकबर ने। देखो भाई मुस्लिम होकर के ऐसा काम करवाया था। ठीक, तो अपने जो है देश में बहुत अच्छी संस्कृति है। ठीक, जहाँ पर अच्छे से देखा जाता है, भेदभाव कुछ भी नहीं। ठीक, तो अपना देश सबसे महान। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। देखो भाई मुस्लिम होकर के हिंदू वाले भगवान का नाम यूज किया, तो ये यहाँ भाई भेदभाव नहीं हुआ, भेदभाव नहीं हुआ, क्योंकि इसी की वजह से हमारा देश जो है आज महान है। कहीं भी भेदभाव ज़्यादातर नहीं चलते है। ठीक, अगला क्वेश्चन, नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार गुणाकर मूल्य जी हैं। अगला क्वेश्चन 150, फाइनली पहुंच गए भाई 150 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहे हैं नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? नागरी लिपि शीर्षक पाठ जो है भारतीय लिपियों की कहानी पाठ से लिया गया है। ठीक प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। फाइनली बताओ बच्चों आप लोग क्लास कैसा रहा? और अब एक चीज़ बताते हैं, आप लोगों को पीडीएफ चाहिए, आप लोग को रोज़ बता दिए, आज भी सुन लो। आप फटाफट से क्या करो, नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करो या फिर ऊपर क्लिक करोगे तो भाई ऊपर जब यहाँ पर एक बार क्लिक करोगे यहाँ पर तो आपको
फिर रोकने और चालू करने वाला ऑप्शन आ जाएगा। ठीक, ऊपर लिखा होगा क्लास 10th बिहार बोर्ड, इस टाइप का लिखा होगा। हिंदी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो इस टाइप का जो लिखा होगा ना उस पर क्लिक करना, तो बगल में इस साइड आ जाएगा। इस यहाँ से बताते हैं, एक सेकेंड, यहाँ से जो है यहाँ से इस साइड आ जाएगा, या और यहीं पर आसपास में लिखा होगा क्या भाई, नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें PDF के लिए। अगर आप इस टाइप में, जिस टाइप में आपको जो है लंबा करके आप लोग देख रहे होंगे तब, और नहीं अगर आप मोबाइल को सीधा करके देख रहे होंगे तो आप यहाँ पर नीचे में लिखा होगा बिहार बोर्ड क्लास 10th हिंदी VVI ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इस टाइप का लिखा होगा, तो उस पर क्लिक कीजिएगा तो PDF का लिंक आपको खुल जाएगा। ठीक, और आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, मुझे उम्मीद है आप लोग क्लियर समझ गए होंगे। तो चलिए प्यारे साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और अच्छे से तैयारी कीजिए भाई, रगड़ के पढ़िए और सुबह एग्जाम दीजिए। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।